नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोवा नाइट क्लब हादसे में उत्तराखंड के 5 युवकों की मौत। सभी क्लब में थे कर्मचारी। सीएम धामी ने गोवा सीएम प्रमोद सावंत से की बातचीत। ऋषिकेश में जन सेवा केंद्र सील, आधार कार्ड सहित कई संवेदनशील दस्तावेज बरामद। उत्तराखंड में 2 बड़ी परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। हल्द्वानी से हरिद्वार तक बनेगी एलिवेटेड रोड। देहरादून के त्यूड़ी में गैस रिसाव से 3 राजमिस्त्रियों की मौत। कमरे में मिले शव, खिड़की दरवाजे थे अंदर से बंद। क्रिसमस और नए साल के लिए औली में गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस की बुकिंग फुल। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा। मैदानी क्षेत्रों में धुंध। बद्रीनाथ में तापमान -14 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से दोपहर करीब 3:30 बजे उनका यहां पर आगमन हुआ और ग्रस्टनगंज स्थित हेलीपैड से सीएम योगी सड़क मार्ग से श्री सिद्धबली बाबा के दर्शन करने पहुंचे। बाबा के दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी अपनी बहन की ससुराल गाड़ी घाट सिद्धबली रोड पहुंचे, जहां उनके बहनोई ओम प्रकाश सिंह का निधन हो गया था। दिवंगत ओम प्रकाश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बहन कौशल्या रावत के पति थे। मुख्यमंत्री योगी ने बहन से ससुरालियों से मिलकर बहनोई के निधन पर शोक जताया। आगे बढ़ते खबरों में, नगर के विकास को गति देने और काम योजना बनाने के उद्देश्य से नगरपालिका ऑफिस दूर पंगूट पगड़ क्षेत्र में बोर्ड बैठक आयोजित की गई। सभासदों और पालिका अध्यक्ष के बीच चल रहे मतभेद आखिरकार नैनीताल से दूर पंगूट की वादियों में खत्म हुआ। बोर्ड बैठक ग्रामीण इलाके में करना भले ही नियम विरुद्ध ना हो, लेकिन बोर्ड का सेवा क्षेत्र नगरपालिका बोर्ड की ग्रामीण क्षेत्र में बैठक पर सवाल उठाना लाजमी है। हालांकि मामले में ईओ रिहिताश शर्मा ने बताया कि सभासदों के अनुरोध पर पंगोट क्षेत्र में बोर्ड बैठक की गई थी। सामान्य बोर्ड बैठक थी हमारी, जो माननीय सभासद गणों के लिखित अनुरोध पर इसको जो है हमने पालिका सीमा से बाहर किया है पंगोट में, और बड़ी अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। मूल प्रस्ताव हमारे 22 थे जो सर्वसम्मति से पारित हुए। जनहित के मूल प्रस्ताव में एक तो कर वृद्धि करने के संबंध में था, उसे अभी पालिका बोर्ड ने स्थगित कर दिया। कहा कि इसको पहले पूर्ण टैक्स को वसूल कर लिया जाए, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही चूँकि 2 जनवरी तक टैक्स जमा होना होता है, उसके बाद पेनल्टी लगती है, लेकिन इसमें पालिका बोर्ड ने। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां बजरंग दल द्वारा शौर्य दिवस पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर ज्वालापुर क्षेत्र में अराजक तत्वों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिससे पूरे इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। सैनी आश्रम से शुरू हुई यात्रा के ज्वालापुर दुर्गा चौक के पास पहुंचते ही पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद आक्रोशित बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आर्यनगर चौराहे पर धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित बनाए रखा।
रही हैं और हिंदू आज किस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो अपने धार्मिक कार्यक्रमों में, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी करने के लिए जो है उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है। आज बजरंग दल का एक कार्यक्रम था जिसमें 3 रास्तों से, जिसमें एक सिडकुल से सैनी आश्रम की तरफ, एक कनगल की तरफ से और एक इस तरीके से ज्वालापुर की तरफ से लोग सैनी आश्रम की तरफ से आ रहे हैं। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां रुद्रपुर की खेड़ा कॉलोनी में 10.5 एकड़ सरकारी भूमि थी, जिसमें से लगभग 2.5 एकड़ भूमि मदरसा सोसाइटी को आवंटित की गई थी, जहां एक धार्मिक संरचना बनाई गई। बाकी जमीन खाली बची 8 एकड़ सरकारी भूमि प्रशासन के द्वारा खाली कराई गई। पिछले दिनों जब नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने इस भूमि का सर्वेक्षण कराया तो पता लगा कि 8 एकड़ जमीन सरकारी है। उसके बाद से ही नगर निगम और जिला प्रशासन ने कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान शुरू कर दिया और प्रशासन ने इस दौरान इस भूमि पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त भी कराया। सुबह से पुलिस और प्रशासन मिलकर इस कार्रवाई को संपादित कर रहा है। ये हाईकोर्ट के आदेश से इसको जब देखा गया, उसमें देखा गया कि लगभग 8 एकड़ भूमि सरकारी भूमि थी, इस पे कुछ ना कुछ करके कब्जा कर रखा था। कि नगर निगम की टीम को इसको हम लोगों ने आज उसको अवमुक्त कर उनको सौंप दिया गया है। और ये जगह लगभग 8 एकड़ जमीन है जो नगर निगम के आज कब्जे में आ चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इस प्रकार से धार्मिक संरचना बनाकर सरकारी संपत्ति को कब्जा करना चाहते हैं, गिरना चाहते हैं, उनको भी चेताना चाहता हूं कि ये धाकड़ धामी की सरकार है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, जिनकी सरकार में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से धर्म के नाम पर। आगे बढ़ते खबरों में, भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस क्लब महानगर रुड़की की नवनियुक्त कार्यकारिणी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रिंस शर्मा और उनकी पूरी टीम को भाजपा पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम सौहार्द और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जहां संगठन और प्रेस के बीच मजबूत समन्वय के संकल्प को दोहराया गया। ये रुड़की महानगर प्रेस क्लब का जो एक कार्यकारिणी का गठन हुआ है, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो उसके पदाधिकारी बने और इसके अध्यक्ष भाई प्रिंस कुमार जी, मैं उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि वो अपनी टीम के साथ, जो समाज में वैसे भी वो लगातार पीछे सेवा कर ही रहे हैं, क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ माना जाता है, ये हर मुद्दे को उठाने का कार्य भी गंभीरता से करते हैं। आँख नाक कान, मैं हमेशा कहता हूँ चौथा स्तंभ तो ये विषय है ही है, पर आँख नाक कान जो हम सबको बताते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कैसे हम निरंतर प्रयास से जो है इसको और आगे लेके चल सकते हैं। इसी कड़ी में आज जो हमारा प्रेस क्लब यहाँ पे रुड़की में रजिस्टर्ड है, के अध्यक्ष जी भाई प्रिंस शर्मा जी और उनकी जो पूरी कार्यकारिणी आज पर जिला कार्यालय पर आई है, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी के नेतृत्व में हमें उनका सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं जो आने वाला उनका कार्यकाल है वो बहुत ही उज्जवल हो। रुड़की प्रेस क्लब की सम्मानित पदाधिकारियों की टीम हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष प्रिंस शर्मा जी के नेतृत्व में बीजेपी जिला कार्यालय पहुंची है। मैं सर्वप्रथम आप सभी का जिला कार्यालय पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जो हमारी नवनियुक्त कार्यकारिणी है उसका बहुत ही सफलतम कार्यकाल रहे हमारे प्रिंस शर्मा जी के नेतृत्व में। आपके लिए मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
और अब आगे बढ़ते खबरों में, नैनीताल जिले के रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, जहां 52 अवैध स्ट्रक्चर ध्वस्त किए गए, जिसको लेकर प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा। पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत की गई। वहीं पीड़ितों ने रोते बिलखते हुए सवाल किया कि आखिर अब हम कहां जाएं। ये रिपोर्ट देखिए। नैनीताल जिले के रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर आज बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच 52 अवैध स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। पूरे अभियान के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रही। मौके पर मौजूद एडीएम विवेक राय ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि सभी अतिक्रमणकर्ताओं को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया और पूर्ण सुनवाई के बाद ही निष्कासन की कार्रवाई की गई। एडीएम ने बताया कि प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को 9 सेक्टरों में बांटा था, जहां अलग अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। आउट एरिया में एक सुपर जोन बनाया गया था और पूरे अभियान की ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एक एडीएम स्तर के अधिकारी को सौंपी गई थी। पुलिस की पर्याप्त तैनाती के कारण किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। डीएफओ रामनगर के स्तर से जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब से अनुरोध किया गया था कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है। उस अतिक्रमण के संबंध में उनके स्तर से समस्त कानूनी कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, सुनवाई का अवसर दे दिया गया है और उनके संबंध में निर्णय ले लिया गया है। तो उनके अनुरोध पर एक डेट तय की गई और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मजिस्ट्रेट लगा करके आज प्रातः जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। 52 स्ट्रक्चर हटाए गए हैं और सारी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है, ना तो किसी प्रकार का तनाव बना और ना ही शांति भंग की गई। अधिकांश लोग पहले से ही तैयार थे क्योंकि उन्हें पूर्व में सूचना दी जा चुकी थी। जिनके स्ट्रक्चर हटाए गए उनमें से कई लोग पहले ही अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर चुके थे। हालांकि कार्रवाई के दौरान कई परिवारों को रोते बिलखते हुए भी देखा गया। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने जमीन 2 से 3 लाख रुपए में रामनगर के एक डॉक्टर ताहिर और एक पत्रकार से खरीदी थी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें भरोसा दिलाया था कि जमीन अवैध है, जबकि अब उन्हें बेघर कर दिया गया। एक पीड़ित महिला सीमा ने भावुक होते हुए कहा कि अब हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं बचा है। पीड़ितों ने कुछ लोगों को जमीन बेचने और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों पर कथित रूप से पैसे लेने तक के आरोप लगाए हैं। जिसने हमसे जमीन दिया उनने पैसे लिए, फॉरेस्ट वालों ने भी पैसे खाए। जब हमारा घर मकान बनवाया उनने, तब हमने बनाए थे। 20-20 हजार रुपये लिए हैं। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ? हम रह रहे हैं यहाँ पर 1992 से रह रहे हैं हम यहाँ पर। कुछ नहीं करा, बस घर तोड़ दिया, खाली करवा दिया सामान और घर तोड़ दिया। रात कह के गए हैं, ऐलान करके गए कि घर खाली कर दो, टूटेगा। बस हम ये चाह रहे हैं, हमें भैया कहीं घर कुछ रहने के लिए सुविधा दिलवा दो। हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें सहारा दे दो रहने के लिए, बच्चों के लिए। कई जमाने से धमकी, ठीक है, आज इन्होंने बराबर कर दिया। अब हमारा यहाँ कहीं ठिकाना नहीं है। कब से रह रहे थे? और 8 साल मान लो। पहले हम वहाँ रह गए शक्तिनगर में। ये आपने खरीदा था किसी से? हाँ, ताहिर से खरीदा था, ताहिर डॉक्टर से। वहीं तराई पश्चिम रामनगर के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि अपर कोसी ब्लॉक क्षेत्र में कुल 170 परिवारों को बेदखली के आदेश जारी किए गए थे। इनमें से कई परिवार पहले ही स्वेच्छा से अपना कब्जा छोड़ चुके हैं। शेष में कुछ परिवारों के मामले न्यायालय में विचाराधीन, जिन पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज केवल 52 परिवारों के अवैध स्ट्रक्चर को हटाया गया है। पूरे अभियान के दौरान ड्रोन कैमरों और वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी की गई। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर देहरादून से है, जहां 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी चोर रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रैली में देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है और उत्तराखंड संगठन भी पूरी तरह से सक्रिय है। रैली को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने सभी जिलों और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। लक्ष्य राज्य से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाना और संगठन अब बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहा है, ताकि रैली में उत्तराखंड की मजबूत भागीदारी दिखे। राहुल गांधी की रैली भाजपा सरकार पर कांग्रेस के बड़े राजनीतिक वार के रूप में देखी जा रही है।
14 तारीख को दिल्ली में लाल किले पर ऐतिहासिक कांग्रेस की रैली, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ की रैली है। उसके लिए हमने उत्तराखंड, क्योंकि दिल्ली के काफी नजदीक है, तो हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड से अधिक सहभागिता इस दिल्ली की रैली में हो। उसी की तैयारी के दृष्टिकोण से आज हमने रायपुर विधानसभा के प्रमुख लोगों को, जो यहाँ के पर्यवेक्षक इस विधानसभा के नेगी जी, बहुना जी, सूरत भाई, हमारे त्यागी जी और सभी लोग, प्रमुख लोगों को हमने आज यहाँ पे एक चर्चा की कि वे बसों की व्यवस्था कैसे होगी, हर वार्ड से कितने लोग जाएंगे और इस रैली में रायपुर विधानसभा का ठीक से प्रतिनिधित्व हो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के बाद अब उत्तराखंड राज्य में प्रीसीएस एसआईआर गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इस चरण में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रारंभिक तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही एसआईआर के दौरान मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको देखते हुए हर एक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं विपक्ष का मानना है कि ये सब जनता को दस्तावेजों के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा पहले से ही मतदाता सूची से नामों को लेकर इधर उधर करने में माहिर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग अलग सालों में इससे पहले 11 बार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरे देश में संपादित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में साल 2003 में एसआईआर किया गया था। आयोग द्वारा पहले चरण में बिहार और दूसरे चरण में 12 अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे आयोग का उद्देश्य हर पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करना है। BVRC पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से अपने अपने बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त करने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 11,733 बूथ के सापेक्ष 4,155 BLA की नियुक्त है। सभी जिलों में हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है ताकि मतदाताओं को आवश्यक सहायता तुरंत मिल सके। वहीं विपक्ष ने एसआईआर को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का मानना है कि ये सब जनता को दस्तावेजों के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा पहले से ही मतदाता सूची से नामों को लेकर इधर उधर करने में माहिर है। तो इसमें ये मैं बताना चाहूँगा, इसलिए हम अभी से तैयारी किया है, क्योंकि उस टाइम पे हमको थोड़ा टाइम जो भी मिलेगा उससे अच्छा है कि हम अभी से तैयारी कर लें। अभी हमने अभियान शुरू किया है कि हर रोज़ एक पन्ना, मतलब लगभग 30 वोटर से हर रोज़ संपर्क करेगी BLO, ठीक है, विच इज़ वेरी इजीली डूएबल। एक पन्ने में 30 वोटर्स होता है। ऐसा करने से हमारा 1 महीने में वो BLO सारी वोटर से संपर्क कर सकती है। बस इसमें मेन यही देखना है कि हमारा वोटर यहाँ पर उपस्थित है या नहीं, क्या हुआ है। साथ साथ में हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी पार्टियां हैं जनपद राज्य में, उन सभी पार्टियों से हमने चर्चा किया, उनसे बैठक भी किया, इससे पहले भी किया हुआ है और उनसे अनुरोध किया था कि आप जो है अपने अपने जनपद अंतर्गत अपने अपने बूथों पर जो है आप एक BLA नामित कर सकते हैं, बूथ लेवल एजेंट, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य होते हैं, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। एसआईआर का क्या मतलब होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब आप वोटर लिस्ट को अच्छी तरह से उसकी सफाई करते हैं, मगर सफाई उनकी होती है जो मृत हो गए, उनके नाम हट गए। मगर यहाँ पर जो नागरिकता का एक एंगल ले आए हैं, जिस तरह से लोगों को उत्पीड़ित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, वो चिंताजनक बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर एसआईआर का समर्थन करती है। एसआईआर राज्य के हित में है और मैं इस बात को इस नाते भी कहता हूँ, हमने आह्वान भी किया है अपने सारे जो परिवर्तित समाज के लोग देश के किसी भी कोने में हैं, मेरी गणना मेरा गांव, तो वो अपनी गणना अपने गांव में कराए। गांव पहाड़ की जनसंख्या, अगर हम सब लोग प्रेरित हों और अपनी जनगणना अपने गांव में कराए तो पहाड़ की जनसंख्या कम हो नहीं सकती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर भाजपा ने भी कांग्रेस पर हल्ला बोला और कहा कि कांग्रेस लगातार बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा रही थी।
बंगाल में भी वो ऐसा ही आरोप लगा रही थी। अब बिहार के चुनाव परिणाम में साफ पता चलता है कि कांग्रेस के इस नारे ने खुद उनको ही नुकसान होने जा रहा है। एसआईआर में वही लोग बाहर हो रहे हैं जो कि अवैध रूप से दो जगह अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। यह सभी अवैध वोटर हैं। इनमें से बांग्लादेश से आए वो लोग हैं जो कि अवैध रूप से अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस सत्ता अपनाने को लेकर एसआईआर से बौखलाती है। इसको लेकर एआईसीसी सदस्य करण माहरा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विधानसभाओं में एसआईआर का काम शुरू कर दिया गया, जिससे भाजपा की नीयत पता चलती है। आगे उन्होंने कहा कि जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन ने इस पर काम करना अभी से शुरू कर दिया। विपक्ष के जो नजदीक के लोग हैं उन्हें भाजपा के कार्यकर्ता चिन्हित कर रहे हैं और अपनी पार्टी को लिस्ट भेज रहे हैं ताकि उनके नाम काटे जा सके। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका पहले ही बहुत दागदार है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के वर्कर के रूप में आज काम कर रहा है। वहीं अन्य विपक्षी दलों ने एसआईआर में पारदर्शिता से काम करने की सलाह निर्वाचन को दी है। उस सरकार के दबाव में कोई काम ना करे। देखिए, उत्तराखंड में हालांकि अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन आप विभिन्न विधानसभाओं में जाओ, एसआईआर का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। इससे इनकी नीयत पता चलती है। जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और कोशिश हो रही है कि विपक्ष के लोगों के जो नज़दीकी लोग हैं उनको चिन्हित इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, लिस्टें दी जा रही, बाकायदा उनके नाम काटे जा रहे हैं और कठिन किया गया है कि 2003 के कम से कम प्रपत्र रहे। कोई लड़की अगर विवाह करके आई है और पहले वोटर नहीं थी तो उससे कहा जा रहा है अपने माँ बाप के कार्ड्स लेके जाए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें, उसके लिए लोगों को प्रेरित करें, ना कि उनको हतोत्साहित करें। और ऐसे में राजनीतिक दल तो अपने लिए हो सकता है काम करें, लोगों के आईडीज बनाएं, लोगों के वोट चढ़वाएं, लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं क्यों कष्ट उठाएगा कि वो अपने मायके जाए, अपने माँ के या पिता के जो है उस 2003 के वोटर कार्ड्स लेके आए और अपना नाम चढ़वाए। ऐसा कोई भी करता नहीं और हिंदुस्तान में अभी ऐसी स्थिति आई भी नहीं है। देखिए, संपूर्ण देश भर में जो अभी एसआईआर हुआ है उसका केवल और केवल कारण ये है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अवैध मतदाता इस देश का वोटर न बने, उसके वजह से विशेष निरीक्षण उसका किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस हमेशा की तरह ही इसको भी एक नकारात्मक रूप में देखने लगी है और जिस प्रकार से अभी एसआईआर के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है वो कांग्रेस अपने स्वभाव के अनुरूप ही काम कर रही है। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे। उस चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को एक ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर तैयारियों की शुरुआत प्रदेश में हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ निर्वाचन समन्वय बनाकर चल रहा है ताकि भविष्य में कोई फिर बड़ी गलती ना हो। यही वजह है आप सभी जिलाधिकारी, ईआरओएस और बीएलओस को निर्देश दिए गए हैं कि वो मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाएं तथा लोगों को एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दे। इसके अलावा हर जिले और ईआरओ कार्यालय में एक हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है ताकि मतदाताओं का सत्यापन, नाम जोड़ने या किसी त्रुटि के समाधान में तुरंत सहायता मिल सके। निर्वाचन आयोग का कहना है कि प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संवाद अभियान के तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि आगामी एसआईआर प्रक्रिया सुचारू, निष्पक्ष और बिना किसी असुविधा के पूरी हो सके। उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट। अब खबर हरिद्वार से है, जहां जिले के आबादी क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिलेश्वर कॉलोनी में हाथियों का रुद्र रूप देखने को मिला, जहां मकान सहित आसपास के घरों में तोड़फोड़ की गई। अचानक हुई इस घटना से लोग नींद से उठकर दहशत में बाहर निकल आए। लगातार आबादी क्षेत्र में हाथियों के प्रवेश और नुकसान से स्थानीय निवासियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं परिवारों के लिए अब हर रात का सुकून खतरे में पड़ चुका है।
और अब खबर हरिद्वार से है, जहां मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल द्वारा मस्जिदों और मदरसों में मंदिरों की तरह सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग के बाद मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। सांसद का कहना है कि सुरक्षा के मानकों में धार्मिक स्थल को अलग नहीं रखा जा सकता, इसलिए मस्जिद, मदरसा, चर्च, गुरुद्वारा सभी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। हरिद्वार के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने गोविल की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सीसीटीवी सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है और हर धार्मिक स्थान पर लगने भी चाहिए। उन्होंने कहा कि कैमरे लगने से किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई संभव होती है। रामायण काल के सुप्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने राम का चरित्र निभाया और मेरठ से लोकसभा के सांसद अरुण गोविल जी की जो चिंता है वो इस देश की सुरक्षात्मक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। और पूरे देश में उन्होंने जो एक सवाल किया है कि सभी धार्मिक संस्थाओं में कैमरे लगे हुए हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं। तो मस्जिद है, मदरसा है, पूरे देश के सभी स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और ये राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का